वेलकम गाइस, स्वागत है आपके अपने जीआर स्टडी हब के अंदर। और जैसा कि आप अगर जो बायोलॉजी का सेशन चल रहा था उस सेशन को ही अपन आगे की ओर लेके जाएंगे। और अब जो सेशन है बायोलॉजी का वो अंतिम पड़ाव के पर है, अपना अंतिम जो बैच है वो स्टार्ट होने वाला है। ठीक है, तो ह्यूमन डिजीज के बारे में आज अपन चर्चा करेंगे। देखना दोस्तों, आजकल आप लोगों को पता है सर्दी का सीजन चल रहा है, लेकिन साथ साथ में एग्जाम्स भी आपके साथ में चल रहे हैं। जिन स्टूडेंट के, जिन भाइयों के मेरे एनटीपीसी के एग्जाम चल रहे हैं वो साथ साथ में एनटीपीसी की साइंस पढ़ते रहिए। एनटीपीसी के अंदर जो है साइंस का वेटेज है, मानना पड़ेगा आप लोगों को। साइंस के बिना आप लोग एनटीपीसी क्लियर नहीं कर पाओगे, क्योंकि एनटीपीसी के अंदर साइंस के जो है 4 से 5 क्वेश्चन हर शिफ्ट के अंदर, हर डेट के अंदर मिल रहे हैं। तो आपको साइंस के अंदर बायोलॉजी है, बायोलॉजी से ज्यादा परसेंट बन रहे हैं। बायोलॉजी से आप मानो कि नहीं 3 से 4% तो ओनली फॉर बायोलॉजी से बन रहे हैं, तो आपको बायोलॉजी तो पढ़ना ही पड़ेगा। ठीक है, तो आज अपन बात करेंगे मानव रोग या ह्यूमन डिजीज के बारे में। ठीक है, जल्दी जल्दी शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, ताकि जो दूसरे आपके दोस्त हैं उनको भी अपनी ये ह्यूमन रोग की क्लास है वो उनके बारे में पता चले। ठीक है, तो देखना आज अपन जो है सबसे पहले चर्चा करेंगे ह्यूमन डिजीज के बारे में। ठीक है, ह्यूमन डिजीज यानी मानव रोग, यानी मानव रोग मतलब मानव के अंदर कौन कौन से प्रकार के रोग पाए जाते हैं उसके बारे में अपन चर्चा करेंगे। ठीक है, तो मानव रोग के अंदर मानव रोग जो है वो 2 भागों में डिवाइडेड होता है। पहला भाग होता है आप लोगों के आनुवांशिक रोग, आनुवांशिक रोग। ठीक है, दूसरा होता है आप लोगों के उपार्जित रोग, उपार्जित रोग। अब आनुवांशिक रोग क्या है, उपार्जित रोग क्या है, इसके बारे में ध्यान से समझना। आनुवांशिक रोग क्या होता है? आनुवांशिक रोग क्या आता है कि वे रोग जो जन्म से साथ में होते हैं, वो कौन से रोग कहलाएंगे? आप लोगों के आनुवांशिक रोग कहलाएंगे। वे रोग जो जन्म से साथ में, जैसे आपका जन्म हुआ उस समय से ही आपके शरीर के अंदर उन रोगों का जो विकार है वो उत्पन्न हो गया, वो रोग दिखाई दे रहे हैं, इसका मतलब है आप लोगों के वो आनुवांशिक रोग है। ठीक है, उपार्जित रोग क्या होता है? उपार्जित रोग के अंदर आता है कि सामान्य परिस्थिति में उत्पन्न रोग, मतलब जन्म के बाद व्यक्ति के अंदर जो रोग देखे जाते हैं उन्हें क्या कहा जाता है? उपार्जित रोग कहा जाता है। ठीक है, तो अपन जो है सबसे पहले बात करते हैं आनुवांशिक रोग के बारे में। ठीक है, तो ध्यान से देखना, आनुवांशिक रोग है इतना इंपॉर्टेंट है कि आप लोगों को इसके अंदर से आनुवांशिक रोग के अंदर एकाधिक प्रश्न अगर बनाना चाहिए एग्जामिनर, तो आप लोगों को थोड़ा कंफ्यूज करने के लिए बना सकता है। ठीक है, तो सबसे पहले देखना कि आनुवांशिक रोग के अंदर सबसे पहला जो रोग होगा वो आप लोगों के होगा वर्णांधता यानी कलर ब्लाइंडनेस। अब देखना वर्णांधता, कलर ब्लाइंडनेस क्या होता है? वर्णांधता के अंदर क्या होता है दोस्तों, ध्यान से समझना। वर्णांधता क्या होता है कि जन्म से शिशु में जो आंख होती है उसकी, जन्म से शिशु में लाल व हरा रंग सही प्रकार से दिखाई नहीं देना। अब देखना क्या चीज है, वर्णांधता क्या होता है? जन्म से शिशु में लाल व हरा रंग स्पष्ट रूप से दिखाई नहीं देना, ये क्या कहलाएगा? कलर ब्लाइंडनेस, यानी इसे कहेंगे अपन वर्णांधता। मतलब बच्चा जन्मा है, बच्चा जन्मते ही उसे लाल रंग और हरे रंग की पहचान सुस्पष्ट तरीके से नहीं हो पा रही है, तो डॉक्टर से जब उसकी आंखों की जांच करवाई जाती है, डॉक्टर बोलता है इस बच्चों को कौन सा रोग है, कलर ब्लाइंडनेस का रोग है या फिर आनुवांशिक विकार है।
जो कभी भी इसे हम सही नहीं कर सकते, इसका कोई भी इलाज नहीं है, ये आनुवंशिक रोग है। आनुवंशिक रोगों का कोई भी इलाज संभव नहीं है, वो समय के साथ साथ चलता रहेगा, जब तक उसका अंतिम पड़ाव होगा, व्यक्ति का जीवन होगा, उस समय तक उसके साथ रहेगा। मतलब लाल व हरा रंग अगर उसे दिखाई नहीं दे रहा है तो जन्म जन्म तक उसे लाल व हरा रंग सुस्पष्ट तरीके से नहीं दिखाई देगा, क्योंकि ये रोग जो है उसका आनुवंशिक रोग होता है। ठीक है, तो वर्णांगता है जो आनुवंशिक रोग होता है, इसके लाल व हरा रंग सुस्पष्ट तरीके से दिखाई नहीं देता है। और यह देखना खासकर महिलाओं में ये ज्यादा पाया जाता है, खासकर महिलाओं में ज्यादा पाया जाता है। ठीक है, और इस रोग का जो रोगवाहक होता है दोस्तों, रोगवाहक कौन होती है? रोगवाहक होती है स्त्रियां, जो गर्ल्स होती है, जो माताएं होती है, वो माताएं ही इस रोग का क्या होता है? रोगवाहक होता है, क्योंकि उन माताओं के शरीर से ही इस बच्चे की, माताओं के शरीर से ही, गर्भ के अंदर ही इस बच्चे के अंदर एक रोग उत्पन्न हुआ जिसे कहा जाता है वर्णांगता। अब पता चलेगा कि इस माता को भी ये बीमारी सेम टू सेम कलर ब्लाइंडनेस की बीमारी थी, इसीलिए इसके होने वाले शिशु को भी ये बीमारी हो चुकी है। इसे कहा जाता है आनुवंशिक रोग या आनुवंशिक विकार। ये आनुवंशिक विकार इस प्रकार के होते हैं कि इनको अपन ना तो इनको इलाज संभव है आज तक, और ना ही अपन इनको सही कर सकते हैं। तो पहला रोग अपन ने पढ़ा वर्णांगता, कलर ब्लाइंडनेस। जन्म से शिशु में लाल व हरा रंग सही प्रकाश दिखाई नहीं देना, और इसके रोगवाहक कौन होगी? इसका रोगवाहक होगी स्त्रियां, यानी माताएं स्वयं जो है उनको भी इस रोग का जो है वो भी इस रोग से ग्रसित है, तो उनके शिशु भी इस रोग से ग्रसित होते हैं। दूसरे रोग की चर्चा करते हैं आनुवंशिक के अंदर अपन, तो देखना दूसरा रोग होता है हम लोगों के हीमोफीलिया। हीमोफीलिया, ठीक है, हीमोफीलिया के बारे में चर्चा करते हैं। देखना हीम मतलब तो आपको पता ही है अपना क्या होता है, रक्त। अपने रक्त के अंदर पड़ता है हीम, यानी आयन यानी रक्त। ठीक है, हीमोफीलिया क्या होता है? हीमोफीलिया होता है कि व्यक्ति को, क्या लिखेंगे अपन यहां पर? व्यक्ति को चोट लगने पर उसके शरीर से रक्त का प्रवाह, जो ब्लड क्लॉटिंग होती है, इसे आप लिख सकते हो ब्लड क्लॉटिंग या रक्त का प्रवाह 2 से 3 मिनट तक नहीं रुकता है। इसे हीमोफीलिया रोग कहते हैं। ध्यान से देखना हीमोफीलिया क्या है, वेरी इंपोर्टेंट रोग। एग्जाम में 10% बनता है कि हीमोफीलिया रोग आनुवंशिक है या फिर उपार्जित रोग होता है, या वायरस से होता है या बैक्टीरिया से। कोई बच्चे है जो इसको वायरस से करके आएंगे हीमोफीलिया रोग, नाम में इतना बड़ा, इसका मतलब ये वायरस से होगा नहीं। हीमोफीलिया रोग आप लोगों के आनुवंशिक रोग होता है। ठीक है, अब हीमोफीलिया में होता क्या है उसके बारे में समझना। व्यक्ति को चोट लगने पर, अपन कभी एक्सीडेंट हो गया, गिर गए, कर गए, अपने चोट लग गई, उस समय आपको पता है कि कुछ देर तक अपना ब्लड जो है वो रक्त का प्रवाह होना शुरू हो जाता है, रक्त बहता है। ठीक है, अब रक्त बहता है तो आप ध्यान से देखना कि रक्त जब बहता है तो एक समय ऐसा होता है कि 1 मिनट 1.5 मिनट के बाद जब वहां पर रक्त का थक्का जो है हमारे रक्त विमानों शरीर के अंदर जो प्लेटलेट्स है, वो प्लेटलेट्स वहां पर पहुंच कर क्या बना देती है? एक रक्त का ब्लड क्लॉटिंग या रक्त का थक्का बना देती है, ताकि उससे रक्त बाहर न निकले। अब क्या होता है कि जिस व्यक्ति को आनुवंशिक रोग के ऊपर हीमोफीलिया रोग उसके अंदर है, तो 2 से 3 मिनट 4 मिनट तक उसके रक्त का थक्का नहीं बनता है, उसके रक्त शरीर के अंदर क्या होगा?
रक्त का थक्का नहीं बनेगा और लास्ट के अंदर व्यक्ति के शरीर में क्या होगी, रक्त की कमी होगी और इससे व्यक्ति की मृत्यु भी हो सकती है। ठीक है, तो हीमोफीलिया जो रोग है दोस्तों, वो व्यक्ति को चोट लगने पर जब उसका शरीर से रक्त का प्रवाह ब्लड क्लॉटिंग होती है तो 2 से 3 मिनट भी नहीं रुक पाती है, तो आप लोग समझ जाना कि उस व्यक्ति को हीमोफीलिया रोग है। और हीमोफीलिया कौन सा रोग होगा, आप लोगों के आनुवंशिक रोग होगा। अब इसी रोग के अंदर एक इंपॉर्टेंट नोट्स लगाकर लिखना। इंपॉर्टेंट नोट्स क्या है कि हेल्डन ने कहा था, इतिहासकार हेल्डन नामक इतिहासकार था, ठीक है, इतिहासकार हेल्डन ने कहा था कि क्या कहा था हेल्डन ने, इतिहासकार हेल्डन ने कहा था कि महारानी, ब्रिटेन की महारानी थी, कहां की महारानी थी, इतिहास पढ़ा होगा देखना, ब्रिटेन की महारानी, महारानी कौन सी थी, विक्टोरिया, विक्टोरिया महारानी, ब्रिटेन की महारानी विक्टोरिया को हीमोफीलिया, हीमोफीलिया रोग हुआ था, या इसकी शुरुआत की, इस रोग की शुरुआत थी ब्रिटेन की महारानी विक्टोरिया को से हुई थी। ठीक है, आप लोग याद रखना एग्जाम के अंदर आप लोगों के हिस्ट्री और साइंस का मेल यहाँ पर हो रहा दोस्तों, हिस्ट्री और साइंस को जोड़ने वाला काम ये इंपोर्टेंट लाइन करेगी। इतिहासकार हेल्डन ने कहा था कि ब्रिटेन की महारानी विक्टोरिया को हीमोफीलिया रोग हुआ था और इस हीमोफीलिया रोग से ही महारानी की मृत्यु हुई थी, और महारानी की मृत्यु होने के बाद इस रोग को शाही रोग, रॉयल डिजीज, शाही रोग या फिर क्या घोषित कर दिया था, इसको रॉयल डिजीज घोषित कर दिया था। रॉयल डिजीज या शाही रोग जो है ब्रिटेन के अंदर शाही रोग घोषित कर दिया था। अब देखना एग्जाम के अंदर पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट लाइन है, क्यों, क्योंकि इसके अंदर साइंस और इतिहास दोनों का, हिस्ट्री का दोनों का क्या हुआ, आपस में जुड़ा हुआ। हीमोफीलिया रोग आनुवंशिक रोग है, हमने पढ़ा। हीमोफीलिया क्या होता है, रक्त का थक्का नहीं बनना और रक्त बहुत तेजी से प्रवाह होना, क्या कहलाता है, हीमोफीलिया। लेकिन इतिहास के अंदर इसका क्या कनेक्शन है, तो इतिहासकार हेल्डन बताता है कि ब्रिटेन की महारानी विक्टोरिया थी, उनको भी हीमोफीलिया रोग हुआ था और उनकी मृत्यु होने के बाद ब्रिटेन के अंदर रॉयल डिजीज या शाही रोग किसे बताया गया था, तो शाही रोग हीमोफीलिया को बताया गया था दोस्तों। ठीक है, तो आनुवंशिक रोग के अंदर हीमोफीलिया वेरी इंपोर्टेंट रोग माना जाता है, क्योंकि इसका संबंध जो है दोस्तों साइंस के साथ साथ आप लोगों के इतिहास के अंदर भी ये कुछ अपना योगदान साझा करता है। इसलिए याद रखना, आप लोग क्या करोगे कि विशाल सर ने बताया भी ब्रिटेन की महारानी है विक्टोरिया, उसको कौन सा रोग हुआ था, विशाल सर ने बताया हीमोफीलिया। आप बेटा क्या करोगे, क्लास पूरी होने के बाद सारे गूगल क्रोम खोलोगे, उसके अंदर सर्च करोगे कि भाई ब्रिटेन की महारानी जो है विक्टोरिया कौन से रोग से उनकी मृत्यु हुई थी, या फिर रॉयल शाही रोग किसे कहते हैं, आप लोग सब सर्च करोगे। और मुझे पता है करना भी चाहिए, स्टूडेंट का मतलब यही होता है, विद्यार्थी का मतलब यही होता है कि जो चीज होती है उसको ज्यादा से ज्यादा समझे, एडॉप्ट करें। आप लोग विकिपीडिया में पढ़ोगे तो भी आपको पता चलेगा कि विक्टोरिया को कौन सा रोग हुआ था, हीमोफीलिया रोग हुआ था। अब बात करते हैं अपन कुछ सिंड्रोम पर आधारित आनुवंशिक रोग है। आनुवंशिक रोग कौन से, सिंड्रोम पर आधारित, गुणसूत्र पर आधारित, इसके ऊपर आधारित, गुणसूत्र पे आधारित रोग है। ठीक है, आप देखना कि पुरुष और महिलाओं के अंदर दोस्तों, पुरुष और महिलाओं के अंदर 44 प्लस XX या 44 प्लस XY गुणसूत्र होते हैं। ठीक है, टोटल कितने गुणसूत्र होंगे इन दोनों के अंदर, 46 गुणसूत्र होते हैं। कितने, 46 महिला में होंगे और 46 पुरुषों में होते हैं। ठीक है, अब इसके ऊपर ही सवाल बनता है, गुणसूत्र पर आधारित सवाल। तो सबसे पहले इसके ऊपर सवाल बनेगा आप लोगों के, सबसे पहले जो है तीसरा आनुवंशिक रोग है, तीसरा आनुवंशिक रोग है आप लोगों को देखना है टर्नर सिंड्रोम का, टर्नर सिंड्रोम। अब देखना दोस्तों टर्नर सिंड्रोम क्या है। टर्नर सिंड्रोम के अंदर क्या होता है, खासकर इंपोर्टेंट लाइन लिखना, यह महिलाओं के अंदर पाया जाता है, यह महिलाओं में
महिलाओं में पाया जाता है। अब महिलाओं में अंदर क्या होता है टर्नर सिंड्रोम का मतलब देखना कि महिलाओं में या फिर देखो स्त्रियों में गुणसूत्र विकार जो है, गुणसूत्र विकार जो है इसमें 45 गुणसूत्र ही मौजूद होते हैं। 45 गुणसूत्र ही मौजूद होते हैं। गुणसूत्र विकार के रूप में क्या है 45 गुणसूत्र मौजूद होते हैं। यानी टर्नर सिंड्रोम का मतलब है दोस्तों महिलाओं के अंदर 44 प्लस XX होना चाहिए था, लेकिन 44 प्लस XX नहीं होकर 44 प्लस ओनली फॉर X जुड़ गया मेरे दोस्तों। इस क्लास को ध्यान से देखना, 44 प्लस X जुड़ गए यानी 44 और 1X मिलके 45 गुणसूत्र हो गए। यानी महिलाओं के अंदर जो खास गुणसूत्र होना चाहिए कौन सा X वाला, उस 1X की क्या हो गई इसके अंदर डेफिशिएंसी हो गई, इसके अंदर कमी हो गई। तो इसके अंदर जब 1X की कमी हुई तो महिलाओं के शरीर के अंदर 46 गुणसूत्र की जगह 45 गुणसूत्र ही पाए गए। अब 45 गुणसूत्र पाए जाएंगे तो महिलाओं के अंदर विकार उत्पन्न होगा। उसे देखना क्या विकार उत्पन्न होगा। महिलाओं का शरीर सुस्पष्ट विकसित नहीं होगा। महिलाओं का जो हाइट कद है वो सुस्पष्ट तरीके से विकसित नहीं हो पाएगी और उसकी ऊंचाई नहीं बढ़ेगी, लंबाई नहीं बढ़ेगी, लंबाई कम, ठीक है। शरीर दुबला पतला और लास्ट विकार क्या होता है इसके अंदर, महिलाएं जो होती है दोस्तों वो बांझपन का शिकार होती है, यानी स्ट्राइल का शिकार होती है। स्ट्राइल का शिकार इसके अंदर होती है, याद रखना, ठीक है, बांझपन। अब देखना कि टर्नर सिंड्रोम के अंदर क्या होगा। ये महिलाओं के अंदर पाए जाने वाले रोग, स्त्रियों के अंदर गुणसूत्र विकार जो है, जो आप लोगों के 46 गुणसूत्र प्रत्येक स्त्री हो या पुरुष उसमें पाए जाते हैं। तो इसमें क्या हुआ, महिलाओं में जो स्त्रियों का गुणसूत्र है उसमें 45 गुणसूत्र पाए गए, एक X गुणसूत्र की कमी होती है। एग्जाम डायरेक्ट क्वेश्चन बनता है दोस्तों कि टर्नर सिंड्रोम के अंदर X या Y गुणसूत्र में से किसकी कमी होती है। तो आप लोग याद रखना टर्नर सिंड्रोम के अंदर X गुणसूत्र की कमी होती है और X गुणसूत्र की कमी होने से महिलाओं का शरीर दुबला पतला होता है, उनकी ऊंचाई नहीं बढ़ पाती है और वो लास्ट में बांझपन का शिकार भी होती है, ठीक है। तो टर्नर सिंड्रोम की खास बात याद रखना, एग्जाम के अंदर पूछते हैं टर्नर सिंड्रोम और क्लीनेफेल्टर के अंदर साफ पूछते हैं कि इसके अंदर किस गुणसूत्र की कमी होती है, किस गुणसूत्र की वृद्धि होती है। देखो टर्नर सिंड्रोम के अंदर गुणसूत्र कम हुआ, लेकिन अभी अपन एक पढ़ेंगे सिंड्रोम जो पुरुषों में पाया जाता है उसके अंदर क्या होगा, गुणसूत्र की वृद्धि होगी। जो चौथा अपना डिजीज है अनुवांशिक रोग के अंदर, इसके बारे में पढ़ते हैं क्लीनेफेल्टर सिंड्रोम। अब देखना क्लीनेफेल्टर सिंड्रोम क्या है, ध्यान से देखना। क्लीनेफेल्टर सिंड्रोम दोस्तों क्या है, ये पुरुषों में पाया जाता है। इसमें पुरुषों में पाया जाता है। अब पुरुषों में पाया जाता क्या होता है इसके अंदर, पुरुषों के अंदर आप लोग देखना कि 44 प्लस X और Y गुणसूत्र मिलकर पुरुष का निर्माण करते हैं, ठीक है। 44 प्लस X और Y गुणसूत्र मिलकर पुरुषों का निर्माण करते हैं। अब देखना पुरुषों में पाया जाता क्या होता है इसके अंदर, इसमें गुणसूत्र में विकार के रूप में 47 गुणसूत्र पाए जाते हैं। यानी पुरुषों के अंदर विकार के रूप में क्या होता है कि 47 गुणसूत्र जो है वो इसमें पाए जाएंगे। अब 47 गुणसूत्र पाए जाएंगे तो क्या होगा कि 47 का मतलब है इसके अंदर 44 प्लस XY था, लेकिन साथ में एक गुणसूत्र कौन सा, X गुणसूत्र दोस्तों।
इस x को याद रखना, x गुणसूत्र जो है 44 प्लस x गुणसूत्र इसके साथ ज्यादा जुड़ जाता है, तो 44 और 3 मिलकर आप लोगों को क्या बनेगा 47 गुणसूत्र। क्लाइनफेल्टर यानी सिंड्रोम के अंदर 47 गुणसूत्र पाए जाते हैं। इसमें क्या होता है 44 प्लस x y के साथ एक x अधिक जुड़ जाता है। याद रखना इसके अंदर 47 गुणसूत्र पाए जाएंगे, ठीक है 47 गुणसूत्र पाए जाएंगे। कौन सा गुणसूत्र ज्यादा होता है, x गुणसूत्र ज्यादा होता है। अब भाई देखना x गुणसूत्र कौन सा होता है आप लोगों के, x गुणसूत्र होता है महिलाओं वाला, ठीक है जो महिलाओं के शरीर का निर्माण करता है। अब पुरुषों के अंदर एक x ज्यादा होने से क्या होगा, पुरुषों में स्तन, पुरुषों में जो पुरुषों के स्तन होते हैं, स्तन महिलाओं की अपेक्षा महिलाओं के स्तनों के समान, महिलाओं के स्तनों के समान बाहर आते हैं। मतलब जो पुरुषों के स्तन होते हैं, पुरुषों के जो स्तन हो गए वो महिलाओं के स्तनों के समान बाहर आना शुरू हो जाते हैं। तो कौन सा रोग है उस पुरुष को क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम बीमारी है। कौन सी बीमारी, क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम। अब इसमें क्या होता है, इसमें देखना चौथा पॉइंट इसके अंदर, पुरुषों में जो वर्षण होते हैं, जो टेस्टिस होते हैं, जो टेस्टिस या वर्षण जो होते हैं, हमने जब पढ़ा था रिप्रोडक्टिव सिस्टम उसके अंदर बताया था, वर्षण का जो वर्षण होते हैं, वर्षण का विकास नहीं होता है, वर्षण का विकास नहीं होता है। और वो पुरुष जो है, जिस पुरुष को क्लाइनेफेल्टर सिंड्रोम बीमारी है, उस पुरुष को दोस्तों क्या होगा, उस पुरुष को नपुंसक की उपाधि दी जाती है। नपुंसक की उपाधि दी जाती है, यानी उसका जो शरीर है वो क्या होगा, रिप्रोडक्टिव जनन करने के लिए उत्तरदायी नहीं होता है, क्योंकि उसके अंदर महिलाओं के जो गुण है वो महिलाओं के गुण क्या हो गए, ज्यादा मात्रा में आ गए, ठीक है। तो पुरुषों के जो महिलाओं के स्तन होते हैं, उसी प्रकार से पुरुषों के स्तन बाहर निकलना स्टार्ट हो जाते हैं। और पुरुष के जो खुद के जननांग है, वर्षण है, पेनिस है, उसका विकास क्या होता है, कम हो जाता है और नपुंसक की उपाधि दी जाती है, ठीक है। तो ये क्लाइनेफेल्टर सिंड्रोम के अंदर इतना आप लोग याद रखना। अब इसके अंदर याद क्या रखना है आप लोगों को कि टर्नर सिंड्रोम के अंदर एक्स की कमी होती है, लेकिन क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम के अंदर, क्लाइनफेल्टर या क्लीनफेल्टर दोनों में कुछ भी बोल सकते हैं, आपको नाम याद रखना है। क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम के अंदर जो सिंड्रोम एक्स गुणसूत्र है उसकी क्या होती है, वृद्धि होती है, यानी 47 गुणसूत्र पाए जाते हैं, ठीक है। अब पांचवा इसके अंदर अपन पढ़ेंगे रोग कौन सा है आप लोगों के, पटाउ सिंड्रोम का। पटाउ सिंड्रोम, अब दोस्तों देना पटाउ सिंड्रोम क्या है। पटाउ सिंड्रोम के अंदर भी वही गुणसूत्र प्रभावित। अब गुणसूत्र प्रभावित होंगे तो इसमें क्या होगा कि जो हमारा होठ होता है, जो हमारा क्या होता है, होठ का बीच में से कट जाना, होठ का बीच में से कट जाना इस रोग की खास बात है। पटाउ सिंड्रोम, जब किसी व्यक्ति के अंदर पटाउ सिंड्रोम वाला रोग होगा तो उसका जो होठ है वो बीच में से कटा हुआ आपको दिखाई देगा, जिसे पटाउ सिंड्रोम की बीमारी होगी, ठीक है। और इस व्यक्ति का जो शारीरिक विकास है, शारीरिक विकास नहीं हो, शारीरिक विकास इस व्यक्ति का वो शारीरिक विकास नहीं हो पाता है, मतलब इसके शरीर का विकास स्पष्ट तरीके से नहीं होगा। क्यों? क्योंकि इसके अंदर दोस्तों पटाउ सिंड्रोम जो है अनुवांशिक रोग चला आ रहा है, मतलब इसका लंबाई नहीं बढ़ पाएगी, शरीर दुबला पतला रहेगा और व्यक्ति को किसी भी वर्क करने में मन नहीं लगेगा और हमेशा वो क्या होगा, मंद बुद्धि का शिकारी होता है। इसके तरह आप ये भी नोट कर सकते हो कि जिस व्यक्ति का पटाउ सिंड्रोम की बीमारी है वो व्यक्ति
मंद बुद्धि का व्यक्ति होता है। ठीक है, तो वो देखना पटाउ सिंड्रोम के अंदर भी गुणसूत्र में विकार होता है। इसके अंदर गुणसूत्र तो बराबर होते हैं, लेकिन फोटो के बीच में से फट जाना ये इसकी पहचान है। शारीरिक विकास नहीं हो पाता है और व्यक्ति जो है वो मंद बुद्धि का व्यक्ति होता है, मतलब काम करने में इंटरेस्ट नहीं, अपनी खुद की मर्जी का वो काम हमेशा करता रहेगा। ठीक है, अब इसके अंदर अनुवांशिक रोग के अंदर दोस्तों एक लास्ट है, कौन सा? डाउन सिंड्रोम। ठीक है, उसके बाद अनुवांशिक जो रोग है आपके कंप्लीट हो जाएंगे और अपन नेक्स्ट क्लास के अंदर जो उपार्जित रोग है, संक्रमक और असंक्रमक रोगों के बारे में चर्चा करेंगे। ठीक है, अब देखना लास्ट जो इसके अंदर है कौन सा है? छठा, इसे अपन कहते हैं डाउन सिंड्रोम। डाउन सिंड्रोम। ठीक है, डाउन सिंड्रोम। ठीक है, उसके बारे में चर्चा करेंगे। अगर दोस्तों डाउन सिंड्रोम का मतलब क्या है? डाउन सिंड्रोम जो है ये खासकर पुरुषों के अंदर पाया जाता है, पुरुषों में पाया जाता है। कितनी मात्रा में? ज्यादा मात्रा में पुरुषों में पाया जाता है, यानी पॉजिटिव। ठीक है, इसमें क्या होता है कि व्यक्ति के शरीर के ढांचे का निर्माण सही प्रकार से नहीं हो पाता है, नहीं हो पाता है। मतलब इसके अंदर जिस व्यक्ति को डाउन सिंड्रोम रोग होगा, अनुवांशिक रोग होगा, उस व्यक्ति को जो पुरुषों में पाया जाता है, उस व्यक्ति को क्या होगा? शरीर का जो ढांचा है, अब अपन लोग खड़े हैं, अपने शरीर का ढांचा है पूरा, हाथ पैर सब अपने एकदम सूक्ष्म तरीके से जुड़े हुए। लेकिन जिस व्यक्ति के अंदर डाउन सिंड्रोम बीमारी होगी, उस व्यक्ति का शरीर जो ढांचा है वो एकदम स्थिर अवस्था में नहीं रह पाएगा, हिलता डुलती अवस्था में उसका जो शरीर का ढांचा है वो हमेशा रहता है। ठीक है, और ये व्यक्ति हमेशा क्या करेगा? मंद बुद्धि होता है। क्या होता है? मंद बुद्धि होता है व्यक्ति। ठीक है, इसकी हाइट क्या होगी दोस्तों? इसकी हाइट हमेशा क्या होगी? कम होगी, क्योंकि हाइट बढ़ेगी नहीं। और शरीर कैसा होगा? शरीर जो है इसका क्या होगा? दुबला पतला होगा, दुबला पतला इसका शरीर होगा। ठीक है, तो डाउन सिंड्रोम, अगर किसी व्यक्ति के अंदर डाउन सिंड्रोम की बीमारी है तो उसका शरीर जो है दुबला पतला होगा, व्यक्ति मंद बुद्धि का शिकारी होगा और उस व्यक्ति का शरीर जो है सही प्रकार से स्थिर अवस्था में नहीं रह पाएगा, इसका जो ढांचा का निर्माण है वो सही प्रकार से नहीं हो पाएगा और व्यक्ति को जो है हमेशा अपनी इच्छा अनुसार कार्य करने के लिए आकर्षित करेगा ये माइंड उसका, और वो अपनी इच्छा के अनुसार काम करेगा। ठीक है, तो आज अपन ने रोग पढ़े, अनुवांशिक रोग पढ़े। दोस्तों अनुवांशिक रोग के अंदर से एक क्वेश्चन हमेशा चाहे एनटीपीसी हो चाहे एसएससी लेवल का हो, सीपीओ, सीजीएल, सीएचएसएल या स्टेनोग्राफर एसएससी का, उसके अंदर हमेशा आता है। अनुवांशिक रोग के अंदर मैंने आपको 6 रोग पढ़े दोस्तों। ठीक है, 6 रोगों के अंदर 2 रोग थे आपके इंपोर्टेंट। कौन कौन से? वर्णाजनता, कलर ब्लाइंडनेस और हीमोफीलिया। उसके बाद अपन ने 4 जो सिंड्रोम्स वाले रोग पढ़े, गुणसूत्र वाले रोग पढ़े, उन गुणसूत्र रोगों को आवश्यक प्रकार से समझना। एग्जाम के अंदर हमेशा सवाल बनता है, कैसे सवाल बनेगा कि क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम के अंदर एक्स गुणसूत्र की कमी होती है या वृद्धि होती है, ये आप लोगों के माइंड का सवाल पूछेगा। तो आपको बताना है क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम सर ने बताया था 47 गुणसूत्र। 47 गुणसूत्र का मतलब मेरे भाई क्या होगा? एक एक्स गुणसूत्र उसके साथ जुड़ेगा। एक्स गुणसूत्र किसको डिनोट करता है? महिलाओं के गुणसूत्र को डिनोट करता है। महिलाओं का गुणसूत्र जब एक्स पुरुष गुणसूत्र के अंदर ज्यादा बढ़ेगा तो पुरुषों का गुणसूत्र के अंदर बढ़ेगा, तो जो सारी महिलाएं जो स्थितियां उत्पन्न करती है वो सारी उत्पन्न स्थितियां कौन करेगा? पुरुष करेगा। पुरुष के स्तनों का आकार बढ़ना स्टार्ट हो जाएगा। पुरुष के जो टेस्टिस है वो टेस्टिस कम विकसित होंगे और पुरुष नपुंसक की उपाधि धारण कर लेता है। कौन सा सिंड्रोम? क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम के अंदर। पटाउ सिंड्रोम के अंदर क्या पढ़ा था? इसके अंदर एक एक्स गुणसूत्र की महिलाओं के अंदर क्या हो जाती है? कमी। इसलिए गुणसूत्र 46 की जगह क्या होंगे? 45। भैया एक्स वाई मिलकर पुरुष को निर्माण करता है, आपको पता है। अब इसके अंदर क्या है?
ये y हट गया, इसकी जगह x भी नहीं है। अब महिलाओं के अंदर यहाँ पर एक x आना चाहिए, इसकी कमी हो गई तो महिलाओं के अंदर इसकी कमी हो जाएगी, तो महिलाओं के जो खुद के जो दिनचर्या होती है, दैनिक दिनचर्या होती है, उसकी लाइफ होती है, वो बिगड़ जाएगी। क्यों बिगड़ जाएगी? ना तो वो बच्चा उत्पन्न कर पाएगी, ना ही उसका जो शरीर है अच्छी प्रकार से काम करेगा, हाइट छोटी रहेगी, उसकी दुबला पतला शरीर रहेगा, और वो जो है कुपोषण की शिकारी होगी। बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ बने रहने के लिए। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और दबा के आप लोग इसको लाइक कीजिए, ताकि जो इतना इंपॉर्टेंट और शानदार जो कंसेप्ट है दोस्तों, वो आप लोगों तक पहुंच जाए। ये आप लोग एक बार के अंदर इतना आराम से नहीं पढ़ पाते। ये हम आप लोगों को क्यों पढ़ाते हैं? क्योंकि हमने 10 बार पढ़ा है, जब आप लोगों को इसी प्रकार से अच्छी प्रकार से सरल तरीके से समझा सकते हैं। आप लोग पहली बार में पढ़ोगे इतना अच्छा समझ में नहीं आएगा। ये हमने 10 बार 15 बार पढ़ा है, जब आप लोगों के सामने आज खड़े, ठीक है। तो आप लोग हमारे अंदर बुराई ढूंढो, हमें चाहते हैं आप बुराई ढूंढोगे, बुराई ढूंढोगे तो हम आप लोगों को अच्छा वापस क्या देंगे? फीडबैक देंगे। आप लोग अगर बुराई नहीं ढूंढोगे तो हम सोचेंगे सब अच्छा है, सब अच्छा है, सब अच्छा नहीं। आप लोग हमको डिसलाइक करोगे तो भी हमको पता चलेगा कि हमारी गलती है, इसलिए बच्चे ने डिसलाइक किया, और लाइक किया तो हमारा हौसला और बुलंद होता है, आप लोगों के लिए और अच्छा कंसेप्ट लेकर आएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद जेआर स्टडी हब में बने रहने के लिए। जेआर स्टडी हब आप लोगों के लिए ऐसा ही नई ऊंचाई और जो नई आप लोगों को क्या है उपलब्धि हासिल कराने में आपका योगदान देगा। थैंक यू दोस्तों।